हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे चैनल SKP पर स्वागत है। आज हम फिर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लें। इस वीडियो में आज हम रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि को। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारक को देखिए, रासायनिक समीकरण में एक तीर चिन्ह होता है, जैसे Mg + O2 MgO। तो तीर चिन्ह के बाईं ओर जो होता है, हम उसके बारे में जान चुके हैं कि यह अभिकारक होता है, और तीर चिन्ह के जो दाहिने ओर है वह होता है उत्पाद। तो सबसे पहला रूल यही है, सबसे पहला नियम यही है कि अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। सबसे पहला रूल क्या हुआ? अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं एवं उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। नंबर 2, यदि अभिकारक एक से अधिक है, यदि अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। वैसे यही यदि उत्पाद एक से अधिक है, यदि उत्पाद एक से अधिक है तो उसके बीच भी प्लस का चिन्ह देते हैं। अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, उत्पाद एक से अधिक है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे। NaOH + HCl, यह दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। यह क्षारक है, यह अम्ल है। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। तो यह बनेगा NaCl जो कि साधारण नमक है, और बनेगा क्या? तो और क्या बनेगा? NaOH और बनेगा NaCl, और क्या बनेगा? H2O। अगर बैलेंस करने की बात करते हैं, 2 का हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 सोडियम बैलेंस है। तो यहाँ पर अभिकारक एक से अधिक है तो इसके बीच में हम प्लस का चिन्ह दिए, उत्पाद एक से अधिक है तो इसके बीच प्लस का चिन्ह दिए। तो 2 रूल अभी तक हम क्या देखे? फर्स्ट में देखे अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाहिने ओर लिखते हैं। दूसरी बात, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। वैसे ही उत्पाद एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं। नंबर 3, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसके अवस्था की जानकारी देते हैं, उसके भौतिक अवस्था, जैसे कि वह ठोस है या द्रव है या गैस है या जलीय विलयन है। जलीय विलयन मतलब जिसको जल में घोल के बनाया गया है। तो इसके लिए करते क्या है, वह उस अभिकारक या उस उत्पाद के सूत्र या संकेत जो भी हो, उस सूत्र या संकेत, यौगिक के लिए सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं और तत्व के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। तो उसके सूत्र या संकेत के आगे ब्रैकेट में अगर ठोस है तो हम सॉलिड S लिखेंगे, S फॉर सॉलिड। अगर द्रव है तो लिक्विड लिखेंगे, L लिखेंगे, L फॉर लिक्विड। अगर गैस है तो G लिखेंगे, G फॉर गैस। और यदि जलीय विलयन है तो AQ लिखते, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, जल में घोलकर बनाया गया विलयन। तो 3 रूल हम लोग देख लिए। अब चौथा रूल हम क्या करते हैं, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप की जानकारी देने के लिए उस अवक्षेप के संकेत अथवा सूत्र के आगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो का साइन देते हैं, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर एरो का साइन देते हैं। 4 में हम क्या देखते हैं, 5 में हम क्या देखते हैं, गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। इसके लिए उसके संकेत के आगे ब्रैकेट में एरो साइन ऊपर के ओर, उसके सामने उस
गैस के सूत्र के सामने या उस गैस के संकेत के सामने अब ब्रैकेट में ऊपर दिशा की ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो यह था रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि। रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि क्या क्या देखें इसमें हम। अवकारकों को तीर के बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं। यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, यदि उत्पाद भी एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे। यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे, यदि उत्पाद भी एक से अधिक हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह देंगे। नंबर 3, अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्थाओं की जानकारी देने के लिए उसके संकेतों एवं सूत्रों के आगे ब्रैकेट में अगर वह ठोस है तो S लिखेंगे, द्रव है तो L लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे और जलीय विलयन है तो AQ लिखेंगे। फिर अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसके संकेत या सूत्र के आगे ब्रैकेट में नीचे की दिशा में तीर का चिन्ह लगाते हैं, और अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊपर की दिशा में तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने की विधि। अब हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब सवाल है कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग एक उदाहरण से। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 + O2 = H2O। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अभिकारक के इसमें हम देखते हैं एरो चिन्ह जो है ना, एरो चिन्ह इधर हम तत्व लिख लेते हैं, कौन कौन सा तत्व इसमें भाग लिया है। इसमें हम लिखते हैं तीर चिन्ह के बाईं ओर और परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। फिर तीर चिन्ह के दाईं ओर परमाणुओं लिखना चाहिए बहुवचन, परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के दाहिना तरफ भी, तीर चिन्ह के दाहिनी तरफ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, तीर चिन्ह के बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि तीर चिन्ह के दाहिने ओर ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यही परिभाषा है असंतुलित रासायनिक समीकरण का। क्या परिभाषा है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान न हो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के प्रत्येक ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। अभी यह असंतुलित है, तीर चिन्ह के प्रत्येक ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है बाईं ओर, दाहिने ओर ऑक्सीजन 1 है, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ हम भूल एवं प्रयत्न विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, भूल एवं प्रयत्न विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? भूल एवं प्रयत्न विधि में बना करके चेक करते हैं कि बैलेंस हुआ कि नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, सबसे पहले हम यहाँ 2 लगा देते हैं। अब इससे क्या हुआ, मेरा ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब चेक करते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो गई? तो 2 दूनी 4। दाहिने ओर देखते हैं, 2 दूनी 4।
फिर हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन है 2 परमाणु, इधर 2, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2। अब आप देख सकते हो कि यह रासायनिक समीकरण बिल्कुल संतुलित है, यह रासायनिक समीकरण बिल्कुल संतुलित है। कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O बना क्या Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर जो है लोहा की अभिक्रिया जल से कराई जाती है। लोहा जो है ठंडा जल से रिएक्ट नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल से नहीं करता है, लेकिन भाप से करता है। तो यहाँ पर हम तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान होगी, बराबर होगी, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, अन्यथा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो आयरन की बात करते हैं। आयरन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बाईं ओर 1 है, दाहिने ओर 3 है। आयरन से ही पता चल गया कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन दाहिने तरफ 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यह बाईं ओर 1 है और दाहिने ओर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? तो आयरन 3 है, आयरन 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। इस विधि को कहते हैं भूल एवं प्रयत्न विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें हम बना करके चेक करते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। हाइड्रोजन 2 है मेरा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमको 4 पुराने के लिए, 4 पूरा करने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। अब ऑक्सीजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 4। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, 4 दूनी 8, जबकि हमारे पास दाहिने और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसको भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तब क्या होगा? तो आयरन हो गया। अब चेक करते हैं, अब की चेक करते हैं, इससे पहले यह असंतुलित था। अब चेक करते हैं क्या हुआ है, चेक करते हैं। आयरन 3 है, 3 है, बराबर है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, बाईं ओर 4 दूनी 8 है, दाहिने ओर। ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 1 एटम इंटू 4, तो 4 एटम है और यहाँ भी 4 एटम है, 4 परमाणु है। तो यह अब संतुलित हो गया। तो यही आपका संतुलित रासायनिक समीकरण तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण था। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान न हो। अच्छा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण है तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। अब हम देखेंगे एक अगला टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आप याद कीजिए 9th क्लास के केमिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? इसको हम द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पदार्थ के अनस्वरता का नियम। आप याद कीजिए वो टॉपिक क्या था? पदार्थ की अनस्वरता का नियम कहता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो जब पदार्थ न उत्पन्न हुआ और न नष्ट हुआ तो उसका कुल द्रव्यमान संरक्षित होगा। इसलिए इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात
पश्चात कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समान होती है। तो रासायनिक संतुलित रासायनिक क्वेश्चन है कि हम संतुलित, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन के लिए ही द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन हेतु ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है, अथवा रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ नष्ट होता है, न तो कोई पूर्ववर्ती पदार्थ नष्ट होता है, और न ही किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, यह हो गया H2O। अब हम अभिकारकों का कुल द्रव्यमान देखते हैं। अभिकारक कौन कौन है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन है 2 परमाणु, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर AMU में लेते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड या डाल्टन या ग्राम में भी ले सकते हैं, तो हम एक AMU में, एक U में लेते हैं 1U प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 15.999 होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 16 लेते हैं, तो 2 × 16U। अब यह हुआ 2U प्लस 32U, 32 × 2 = 34, 34U। अब हम फिर से देखते हैं उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो उत्पाद हाइड्रोजन है 2, तो 2 × 1U प्लस ऑक्सीजन है 1, तो 16U बराबर 2 × 2 = 16, 18U। तो यह सरासर द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन की अवहेलना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है, अर्थात जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व था उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होना चाहिए। ठीक है, या आप दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन A2 है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो 1 परमाणु कहाँ चला गया? नष्ट तो होता नहीं है, न उत्पन्न होता है, तो गया कहाँ? तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन हेतु ही हम रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं पश्चात प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, या रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं पश्चात कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। अब इसी का हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद क्या होता है। या तो असंतुलित था, असंतुलित समीकरण था। अब हम लोग इसी का संतुलित समीकरण लेते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2। अब देखते हैं क्या होगा। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम देखते हैं क्या होगा। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, तो अभिकारक यहाँ पर 2 × 2 हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1U प्लस 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16U, 2 दूना 4U प्लस 16 दूना 32U। तो यह कितना हो गया? तो 32 × 4 = 36U। अब फिर से हम देखते हैं उत्पाद का कुल द्रव्यमान, पुनः उत्पाद का
कुल द्रव्यमान, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन परमाणु तो हो गया आपका 2 इंटू 1 U प्लस ऑक्सीजन का 16 U, यह हो गया 2 इंटू 2 U प्लस 16 U, 2 इंटू 16 2 18 U, 18 दूना 36 U। देखिए तो दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर। तो इसी अभी आप देख सकते हैं कि जब हम संतुलित कर लिए तो कुल द्रव्यमान संरक्षित है। आप यहाँ से भी चेक कीजिए, हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 परमाणु, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन हेतु हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे भूल एवं प्रयत्न विधि से। यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करते हुए सीखेंगे। पूरा बोर्ड तो भरा हुआ है, तो मैं इधर साइड में कुछ इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे जब बोर्ड कुछ खाली होगा तो देखेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को देखते हैं, MgO2 MgO। पहले हम लोग चेक करते हैं, कभी कभी क्या होता है समीकरण जो होता है पहले से संतुलित होता है। तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो अनडाउटली यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है ना वह 2 हो गया। अब मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 परमाणु है तो 2 परमाणु बैलेंस हो गया। यह है आपका 1 नंबर समीकरण का संतुलित समीकरण। क्वेश्चन है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, तो क्या होगा आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। आयरन कितना है 3, तो यहाँ 3 लगा दिए। ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ 4 लगा दिए। अब इससे हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 लगा देंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इक्वेशन को हम बैलेंस करना सीखेंगे। CO प्लस H2 CH3OH। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 4 है, तो बस यहाँ अगर हम 2 लगा देना, 2 दूनी 4, बस सब बैलेंस हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है हमारा, PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन है ना, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब यह विस्थापन अभिक्रिया भी है और आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो इसमें हम देखते हैं लेड 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, PbO प्लस CO2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, लेड 2 हो गया, तो 2 यहाँ लगा दीजिए, बस बैलेंस हो गया। चेक कर सकते हो, लेड 2, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अब इसको हम मिटा रहे हैं, शुरू के 4 क्वेश्चन को मिटा रहे हैं ताकि कुछ जगह मिले। फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। यह भी विस्थापन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अपकरण भी है। एल्युमिनियम 2 है तो 2 यहाँ लगा दो, एल्युमिनियम 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, आयरन 2 है, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया 5 नंबर। एक बार चेक कर लें, आयरन 2, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2, बैलेंस है, यह भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 क्या है, C25H52, एक्चुअली में यह मोमबत्ती है, पेंटाकोसेन। इसको जब हम जलाएंगे ना ऑक्सीजन में तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्लस में उष्मा भी, हीट भी रिलीज होती है, उष्मा। तो अगर हम इसको बैलेंस करते, कार्बन 25 है तो यहाँ सीधा 25 लगा दीजिए, हो गया कार्बन बैलेंस। 52 है,
हाइड्रोजन 2 है, 2 को कितना से गुना करेंगे तो 52 आएगा, 26 दूना 52 है, हाँ हम 26 लगाएंगे। अब कार्बन 25 हो गया, हाइड्रोजन 26 दूना 52 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 25 दूनी 50 ऑक्सीजन यहाँ, और 26 एकम 26 ऑक्सीजन यहाँ 76। हमारे पास ऑक्सीजन पहले से कितना परमाणु है 2, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 76 आएगा, तो 2 को हम कितना से गुना करेंगे कि 76 आएगा, तो 38 दूना, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7, 38 दूना, तो यहाँ कितना लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा 38। उसके बाद फिर हम देखते हैं, हमारा ये दोनों क्वेश्चन भी हो गया। 7 नंबर देखते हैं, क्या है 7 में, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। यह जो है ना द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज हुआ है, आदान प्रदान। तो नाइट्रेट NO3 पूरे को एक साथ लेते हैं, NO3 एक मॉलिक्यूल है, NO3 2 मॉलिक्यूल है, NO3 के नीचे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, जबकि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो 2 है, तो इसमें अगर हम 2 लगा देते तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ये जो ऑक्सीजन इसको हम नाइट्रेट के साथ बैलेंस कर चुके हैं, इसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ इस ऑक्सीजन को हम देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रैकेट से बाहर आ गया है। ये पूरा हम एक साथ लेके रख लिए यहाँ पर, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 × 2 2 होता, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 × 2 ऑक्सीजन है, 2H2O, यहाँ पर एक्चुअली में 1 छुपा हुआ है, तो 2 1 जा 2। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 से। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया है और उदासीनीकरण अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया है, ये क्षारक है, ये अम्ल है, तो क्या होगा, लवण और जल बनेगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सल्फेट का जो वैलेंसी होता है ना -2 होता है, SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, सोडियम 1 परमाणु, सोडियम 2 परमाणु, 2 लगा दीजिए। पूरे सल्फेट को देखते हैं, SO4 एक अणु, SO4 एक अणु, बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन यहाँ 2 × 1 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 लगा देंगे। अब क्या है हमारा, ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गया। ये ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, इसको सल्फेट के साथ एक साथ रखे, उसको ना बांध के रस्सी से रखे हैं, वो जब भी जाएगा एक साथ रहेगा। तो SO4 1 है, SO4 1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, 2 लगाने से 2 हुआ है, पहले से 1 था। 2 लगाने से हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, पहले से 1 था, 2 लगाया तो 2 हो गया, 2 यहाँ 4, तो 8 तक हमारा हो चुका है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, NaCl जो कि साधारण लवण है, इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं, बना सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर सोडियम नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड NaNO3, ठीक है। तो क्या देख रहे थे हम लोग, इसमें सिल्वर जो है 1 परमाणु है, सिल्वर 1 परमाणु है, क्लोरीन 1 परमाणु है, क्लोरीन 1 परमाणु है, सोडियम 1 परमाणु है, सोडियम 1 परमाणु है, नाइट्रेट NO3 यह 1 अणु है, 1 अणु। यह रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है, यह रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है। अब हम लोग 10 नंबर देखेंगे, 9 हो गया, 10 BaCl2 प्लस H2SO4,
यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यह भी द्विविस्थापन था। Ba बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 2 परमाणु है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं, तो क्लोरीन हो गया 2, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सब बैलेंस। फिर से बेरियम 1 बेरियम 1, सल्फेट 1 सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 11 नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ना एक्सरसाइज का है, लास्ट का पेज नंबर 17 का, और पेज नंबर 18 का एक क्वेश्चन होगा सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का जो है ना, किस तरह से क्वेश्चन देखना होगा उसका। जब सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है, सिल्वर धातु की प्राप्ति के लिए सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर का उपयोग करके हम लोग उसको विस्थापित करते हैं, तो उसका ये समीकरण है AgNO3 प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। देखते हैं बैलेंस करके। नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 2 है, 2 लगा दो। अब सिल्वर 2 हो गया, पहले से 1 था तो 2 यहाँ भी लग जाएगा। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं। अब फिर से अब हम देखते हैं 11 तक हो गया, 12 Fe प्लस HCl। जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे ना, तो धातु जो है अम्ल को उसके धातु जो है ना हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देगा, और उसके बचे हुए भाग से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा। देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन 2 है, 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, सब बैलेंस हो गया। यह था हमारा 12 नंबर। अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, Pb लेड नाइट्रेट, यह एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बनेगा? उभय विस्थापन अभिक्रिया होगी। आयोडीन जाएगा लेड के साथ, नाइट्रेट जाएगा पोटेशियम के साथ। KNO3 प्लस PbI2, लेड की वैलेंसी 2 है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, नाइट्रेट 1 अणु है, नाइट्रेट 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया, 2 लगा दीजिए। अब आयोडीन पहले से 1 था, लेकिन अब 2 हो गया, आयोडीन 2 है। तो यही हमारा था बैलेंस करना बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, भूल एवं प्रयत्न विधि। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ना। 56। हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक करावे, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।